जी हाँ, मैंने एक दिन कहा था कि अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको लगे कि आगे नहीं पढ़ना चाहिए तो आपने बता देना, बिल्कुल बता दें आप। आपने बता दिया, भाई ने सुन लिया। अब चलते हैं, सिर्फ बताने को कहा था, मैं मानूंगा कि नहीं ये नहीं कहा था। चैप्टर 5 का स्टार्ट कर रहे हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, टेक्निकल चीज आज के लेक्चर में नहीं होगी। और इवन बेसिक कंसेप्ट में भी आपने ये कंसेप्ट, आपको याद है कल मैंने एक एग्जांपल के जरिए बिल्ड किया, कल 10 मिनट लगाए थे एक एग्जांपल के ऊपर, कंडीशनल वाली, याद है? कंडीशनल कंडीशन समझ लीजिए, उसको रिपीट करना है आज, रिफ्रेश करना है ताकि वो इस चैप्टर के साथ कनेक्ट हो जाए एग्जांपल। ठीक है, तो कोई टेक्निकल चीज आज नहीं, टेक्निकल चीज कल के लिए है, आने वाले कल के लिए है, कल के बाबरकत दिन के लिए रखिए। आज के बाबरकत दिन के लिए सिर्फ डेफिनेशन और कुछ एसेंशियल। आपको पता है, अब आपने इतना लॉ पढ़ लिया, आपको पता है जब कभी कोई नई चीज, नया कंसेप्ट आता है ना, तो लॉ क्या करता है, पहले उसकी डेफिनेशन बताता है, फिर उसके एसेंशियल्स बताता है, खुसूसियात कह लें इसको, जो होना जरूरी है। और आपने अक्सर ये भी चीज देखी होगी कि अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ ले, एसेंशियल्स भी डेफिनेशन से ही निकलती हैं। डेफिनेशन समझ ले तो एसेंशियल समझ आ जाते हैं, या अगर डेफिनेशन समझ नहीं आई लेकिन एसेंशियल समझ लिए तो फिर डेफिनेशन भी समझ आ जाती है। दोनों समझ ले, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, डेफिनेशन और एसेंशियल्स एक ही तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। अच्छा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, इसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, लिखना पढ़ना कंटीजेंट ही है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? कंटीजेंट। लेकिन आसानी के लिए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं अपने माइंड में। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल नहीं कह सकते। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी मेन इवेंट पे डिपेंड करता हो। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग मौजूद है, सेपरेट है, लेकिन अगर उसको लिंक कर दिया जाए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के, किसी दूसरे इवेंट के साथ, मेन कॉन्ट्रैक्ट को किसी दूसरे इवेंट के साथ लिंक कर दिया जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपकी फेवरेट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एग्रीमेंट टू मैरी, क्या ये वैलिड है कि वॉइड है? ये वैलिड है। ए ने बी से, ए प्रोमिसेस टू मैरी बी इफ ए क्वालिफाइज सीए एग्जाम in 10 years, if A qualifies CA exam in 10 years। अब बताइए, अब मेन एग्रीमेंट इसमें क्या है? एग्रीमेंट टू मैरी वो उधर है, मेन एग्रीमेंट उधर है, लेकिन उसको लिंक कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया, कंडीशनल कर दिया एक इवेंट के साथ। वो इवेंट कौन सा है? सीए क्वालिफाई करना। सीए क्वालिफाई होगा तो फिर ये एग्रीमेंट परफॉर्म होगा, और अगर सीए क्वालिफाई नहीं होता ये एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा। ये है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन सम अदर इवेंट। कोई दूसरा इवेंट हुआ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना आपको समझने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बेहतर होता है। जैसे ए बी से अगर ये एग्रीमेंट करे ना, आई विल मैरी यू, एक ये एग्रीमेंट है, ये सीधा एग्रीमेंट है, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, ये कंडीशन नहीं है। इसमें ए को बी से हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी, चाहे उसका एक पेपर भी सीए का पास ना हो, क्योंकि एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन अगर एग्रीमेंट को किसी कंडीशन के साथ लिंक कर दिया जाए तो फिर वो कंडीशन पूरी होगी तो एग्रीमेंट किया जाए, वरना नहीं। अगर सिर्फ रेगुलर एग्रीमेंट हो ना और एक पार्टी कहे मैंने नहीं करना, तो उसके खिलाफ केस फाइल होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और कंडीशन पूरी नहीं हुई और अब की बार पार्टी कहती है मैंने नहीं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, तो इस पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये कंडीशन है, ये हुई तो फिर एग्रीमेंट होगा, वरना नहीं होगा। बता दिया था पहले, अब्बा मानेंगे तो फिर एग्रीमेंट होगा, वरना परफॉर्म नहीं होगा। अब्बा नहीं मान रहे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा क्या?
और परफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल सुनिए, हमें पता चला पीएसएल का फाइनल हो रहा है पिंडी स्टेडियम में, हमने उधर के होटल में बुकिंग करवाई। ऑप्शन नंबर 1, होटल वाले से कहा भैया 20 तारीख बरोज इतवार हम स्टे करेंगे, आपके होटल में बुकिंग करवाइए, बुकिंग कीजिए, हमारी नाम लिखवा दिया। अब उसके बाद पता चला कि 20 तारीख को किसी वजह से वो मैच फाइनल कैंसिल हो गया। अब हमने होटल वाले को फोन करके कहा भैया अब वो बुकिंग हमारी कैंसिल कर दे। उसने कहा नहीं सर अब तो कटौती होगी। हमने कहा था बुकिंग हमने पता नहीं कितने कस्टमर्स को ना कर दिया उस दिन की, अब तो बुकिंग हो गई, पैसे। क्या अगर आप होटल स्टे नहीं करते, एग्रीमेंट पूरा नहीं करते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगेगा कि नहीं आप पे? डैमेजेस पे करने पड़ेंगे कि नहीं? यस करने पड़ेंगे। अब दूसरे सिचुएशन सुने, दूसरी ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि जिंदगी में जब कभी आप कॉन्ट्रैक्ट करें ना, और वो तो सेफर साइड पे ये होता है जो अहम चीजें हैं उन्हें मेंशन कर दे कॉन्ट्रैक्ट में कि ये चीजें कंटीजेंट है, अगर ये होंगी तो फिर मैं। अब देखें दूसरी बार बिजनेस, पहली दफा थी बिजनेस लॉ पढ़े बगैर, अब बिजनेस लॉ पढ़ के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फोन किया आपने होटल वाले को, हाँ भाईजान होटल वाले भाई हमें एक रूम चाहिए, 20 तारीख को फाइनल है पीएसएल का, हमने पीएसएल मैच का फाइनल देखना है इसलिए रूम चाहिए। किस लिए चाहिए? अगर पीएसएल का फाइनल होगा तो हम उधर आएंगे पिंडी और आपके होटल में स्टे करेंगे, और अगर मैच नहीं हुआ तो हम नहीं आएंगे। अब की बात फर्ज कीजिए होटल वाला एग्री कर लेता है। अब बताइए किसी वजह से मैच डिले हो जाता है, नहीं हो पाता, कैंसिल हो गया, क्या अब आप होटल वाले को रूम रेंट देने के पाबंद हैं? क्यों पाबंद नहीं है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट था, डिपेंडेंट था, कंडीशनल था एक इवेंट के ऊपर, और वो इवेंट अब नहीं हुआ। इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें मौजूद होती है, एक नई चीज आ जाती है, कंडीशन। उस कंडीशन को कहते हैं कोलैटरल इवेंट। क्या कहते हैं? कोलैटरल इवेंट। क्या कहते हैं? कोलैटरल इवेंट। क्या कहते हैं? कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट होगा तो एग्रीमेंट होगा, कोलैटरल इवेंट नहीं है एग्रीमेंट भी परफॉर्म नहीं होगा। भाई कोई बात समझ आए? चलिए वो एक और एग्जांपल दी थी। अगर एक बंदे ने दूसरे से एग्रीमेंट किया क्या कि ये आपकी शिप में बाय कर लूंगा, शर्त, बल्कि वो हमने वो प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी थी, आपका ये प्लॉट मैं बाय कर लूंगा 10 लाख में, शर्त ये है कि आप गवर्नमेंट से इसकी कमर्शलाइजेशन की अप्रूवल ले लें कि इस प्लॉट पे कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है। अब देखें मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो प्लॉट बाय करने का, वो एक पार्टी ने प्लॉट देना है, दूसरी पार्टी ने उसको पेमेंट करनी है, वो तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसको लिंक कर दिया, कंडीशनल कर दिया, किसके साथ? कमर्शलाइजेशन के साथ। इसका मतलब अब अगर कमर्शलाइजेशन होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अगर कमर्शलाइजेशन की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, बाय सेल नहीं करना, क्या इस सूरत में कोई पार्टी दूसरे के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकती है? नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा फायदा है कॉन्ट्रैक्ट को कंडीजेंट बनाने का। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट क्यों मुश्किल हो जाता है? इसमें कोलैटरल इवेंट आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन याद रखें प्रैक्टिकली ये आपको लिए बहुत सहूलत का बायस बनता है। आपके ऊपर फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इल्जाम नहीं लगता। कुछ समझ आए? नहीं समझ आए? नहीं। कहता है सुना फिर डेफिनेशन क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग। अच्छा आगे आपको पता है चूंकि एग्रीमेंट टू डू समथिंग का भी हो सकता है और नॉट टू डू का भी हो सकता है, तो इसमें जब आप किताब में देखेंगे उसमें दोनों बातें लिखी है। लेकिन अभी मैं स्टेप 1 लेवल 1 का कंसेप्ट बेस बना रहा हूं आपके माइंड में, सिर्फ डू की एग्जांपल। कल के लेक्चर में नॉट टू डू की एग्जांपल भी ऐड करूंगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का, कुछ बाय करने का, कुछ सेल करने का, कोई सर्विस परफॉर्म करने का, कुछ भी हो सकता है। टू डू समथिंग, कुछ भी लीगल, टू डू समथिंग इफ एन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। डज नॉट हैपन आज नहीं बता, डज नॉट हैपन आज लेवल 2 है, लेवल 1 सिर्फ हैपेंस।
ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई काम उस वक्त किया जाएगा, सेल परचेज उस वक्त की जाएगी जब कोई इवेंट हैपन होगा। क्या होगा? हैपन होगा। और उस इवेंट को क्या कहते हैं? कोलैटरल। उस इवेंट को क्या कहते हैं? कोलैटरल। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उस वक्त परफॉर्म किया जाएगा जब कोई कोलैटरल इवेंट हैपन होगा। किताब में डज नॉट हैपन भी लिखा है, वो आज नहीं, वो कल पढ़ाना है। भाई समझ आ रही है सिचुएशन? इसकी एग्जांपल जेन में क्या रखनी है? इसकी एग्जांपल जेन में क्या रखनी है? कमर्शियलाइजेशन वाली भी एग्जांपल रख सकते हैं और वो सीए वाली एग्जांपल भी रख सकते हैं, अपनी अपनी सोच की बात है। मकसद क्या है? कंसेप्ट जेन में बैठ जाए, कंसेप्ट जेन में बैठ जाए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं ना 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 ना, ये जब घर जाके केस स्टडी करेंगे, आज की होम असाइनमेंट करेंगे, फिर समझ आएगा। अच्छा एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है एग्जांपल्स मेरी तरफ से भी सुन ले। क्या? इंश्योरेंस की एग्जांपल है। इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं? आप हमें प्रीमियम दीजिए, हम आपको बदले में जितना आपका नुकसान होगा वो पैसे अदा करेंगे। आप हमें प्रीमियम दीजिए, हम बदले में आपको पैसे अदा करेंगे, लेकिन हम पैसे अदा कब करेंगे? जब आग लगेगी और नुकसान होगा। अब बताइए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है कि नहीं? इफ आग लगेगी तो परफॉर्म किया जाएगा, वरना परफॉर्म नहीं। अच्छा गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी, ये पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब नहीं होते। इसलिए दोनों की एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं जो दोनों पे फिट बैठेगी। बेसिकली गारंटी के लिए, लेकिन इंडेमनिटी भी मिलता जुलता कंसेप्ट है। क्या? इन भाईजान ने इनके पास गए लोन लेने के लिए, उन्होंने कहा कोई लोन नहीं है, जाओ। छोटे होते थे ना, छोटे थे तो दुकानदार के पास जाता है, बोतल दे दो। घर मेहमान आते ना, घर वाले भेजते थे, जा बोतल लेके आ। दुकानदार क्या कहता, भाग जाओ, कोई बोतल नहीं है। पहले किसी बड़े की गारंटी लेके आओ। याद है? नहीं आपने तो वो जमाना नहीं देखा, आपके जमाने में तो 1.5 लीटर आ गए थे, देखा है? बोतल लेने जाते थे तो फिर अगर देखा तो बताइए वापसी पे क्या करते थे हम? पैसे नहीं देते थे, गारंटी भी नहीं देते थे, 2-3 सिप लेते थे बोतल के। भूल गए ना? आपने नहीं देखा वो जमाना? नहीं देखा। तो वो अच्छा, ये भाईजान गए लोन लेने के लिए, इन्होंने कहा भाई गारंटी लेके आओ। किसी की गारंटी दोगे? इसे कहा अच्छा सर शरीफ आदमी लगते हैं, सर की गारंटी दिलवाते हैं। अब मैं इनसे क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ए भाई इसको लोन दे दो, मेरे कहने इसको लोन दे, अगर इसने पैसे अदा ना किए तो मैं पैसे अदा करूंगा। अगर इसने पैसे अदा ना किए, अब मेरे कहने पे उसने लोन दे दिया, लेकिन मैंने पैसे इसको कब अदा करने हैं? क्या ड्यू डेट पे मैंने पैसे अदा करने हैं? ना 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 ना, मैंने नहीं करने, किसने? इसी ने करने हैं। लेकिन अगर इसने अदा ना किए फिर मैंने अदा किया। यानी मेन इवेंट हमारा आपस का जो एग्रीमेंट था कि इसको पैसे दे दो, इसने ना दे, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कोलैटरल इवेंट क्या है इसमें? अगर इसने पैसे अदा ना किए तो। भाई कुछ बात समझ आई? चले, ये एग्जाम्पल थी, लेकिन ये बहरहाल बुक की एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम में पूछेगा वो डिफरेंट होगी। वो कमर्शलाइजेशन वाली एग्जाम्पल जेन में रखेगा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आईकैप टेस्ट भी करता है। कहता है बताओ फिर अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो एसेंशियल्स भी चुटकी बजाते समझ आ जाएंगे। एक ही बात है, डेफिनेशन एसेंशियल एक ही बात है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स क्या है? पहला फ्यूचर इवेंट, वो जो इवेंट है हमारा वो कौन सा है? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? फ्यूचर में। इसको बुक में जरा देखिए, बुक में थोड़ा सा शायद अल्फाज फर्क है, इसलिए मैं बुक के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? किस पे डिपेंड? फ्यूचर इवेंट पे। फ्यूचर इवेंट अगर होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, यही होता है। वो फ्यूचर इवेंट क्या होना चाहिए? वो फ्यूचर, अब दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा है, वो जो फ्यूचर इवेंट है ना, वो मेन इवेंट नहीं होना चाहिए, वो कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। नहीं समझ आई बात की? सुनिए, इफ यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर मी आई विल गिव यू 50 million rupees। इफ यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर मी आई विल गिव यू 50 million rupees। इसमें बताइए क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? हालांकि है, ये भी फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई कोलैटरल इवेंट है?
क्योंकि बिल्डिंग बनाना और मेरा पैसे अदा करना ये तो मेन एग्रीमेंट है, तो कंसीडरेशन है एक दूसरे की। अब सुनिए, अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाए, मैं आपको 50 लाख अदा करूंगा। अब बताइए, अब इसमें फ्यूचर इवेंट इसमें भी आ गया, लेकिन अब जो फ्यूचर इवेंट है वो क्या है? कोलैटरल इवेंट है। यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है एक फ्यूचर इवेंट होना और फ्यूचर इवेंट का कोलैटरल होना जरूरी है। यानी वो सिर्फ अगर होगा या नहीं होगा तब मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा कुछ और है, मेन कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है। समझ रहे हैं? पहला एसेंशियल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट। दूसरा क्या था? वो फ्यूचर इवेंट कोलैटरल होना चाहिए, मेन नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग बनाओगे, पैसे अदा करूंगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो इवेंट अनसर्टन होना चाहिए। ये वैसे दिखने की जरूरत नहीं थी, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन ही होता है। नहीं, लेकिन फ्यूचर सर्टन भी होता है, फ्यूचर सर्टन भी होता है। सही लिखा है, सही लिखा, याद आ गई एग्जांपल। फ्यूचर सर्टन भी होता है। आप एग्जाम में पास होंगे कि फेल होंगे? अनसर्टन है। अनसर्टन, ये किसकी है? अनसर्टन है। फेवरेट एग्जांपल आपके, ए भाई की शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं। आपकी तरफ से ना समझे नहीं, अनसर्टन, अनसर्टन। ये सुन ले, पेपर पास होना अनसर्टन। फ्यूचर देखें, फ्यूचर समटाइम सर्टन है, समटाइम अनसर्टन है। सर्टन, पहले अनसर्टन की एग्जांपल दे रहा हूं। आपका पास होना अनसर्टन, मैरिज होना अनसर्टन, लेकिन डेथ होना तो सर्टन है ना। तो इसका मतलब है हर फ्यूचर अनसर्टन नहीं है, कुछ फ्यूचर सर्टन भी है। इसीलिए उसने तीसरा एसेंशियल ठीक बोला कि जो इवेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अनसर्टन। भाई कुछ बात समझ आई? 3 एसेंशियल्स थे। पहला फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर मस्ट बी इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, फ्यूचर कोलैटरल अनसर्टन, फिर फ्यूचर कोलैटरल अनसर्टन, फ्यूचर कोलैटरल अनसर्टन। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ये डिफरेंस कल पढ़ लेंगे, कल भाई से दरखास्त करेंगे दोबारा लिखने के लिए। असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।